हेलो एस्पेरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम 15 अक्टूबर की जो हमारी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। आज हमारी 5 न्यूज़ महत्वपूर्ण है। एक, भारत में एक रिपोर्ट आई है, भारत में हाथियों की स्थिति क्या है, कितनी संख्या है उसके बारे में। दूसरी है भारत मंगोलिया जो राजनीतिक संबंध है उनके बारे में, क्योंकि हाल ही में जो मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर है, मतलब वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो भारत आए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 आया है, उसमें बताया गया है कि कैसे दुनिया भर में भूखमरी बढ़ रही है। अगला है वन घोषणा पत्र का आकलन, यानी कि वनों से संबंधित कुछ डाटा है उसके बारे में बात करेंगे। अगला है आईयूसीएन रेड लिस्ट में अपडेट हुआ है उसके बारे में कि कौन सी प्रजातियां हैं उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। तो मेनली देखा जाए तो हमारी जो न्यूज़ है आज वो कहीं न कहीं हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। कुछ संक्षिप्त सुर्खियों की बात करेंगे, जैसे कि विश्व आर्थिक परिदृश्य जो है वो रिपोर्ट लॉन्च की आईएमएफ ने, उसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख और गौण खनिजों को लेके जो चर्चा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ-साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की एक नई इकाई जो है वो अयोध्या में स्थापित की जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। नील नदी के बारे में बात करेंगे कि नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उसके बारे में कुछ फैक्ट जो प्रीलिम्स के हिसाब से वो याद करेंगे। मिनी वार्म पूल ये जो अरब सागर में हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज की हमारी पहली मुख्य खबर की। आज की हमारी पहली मुख्य खबर है वन घोषणा पत्र आकलन 2025 रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। तो देखिए क्या है ये रिपोर्ट। एक्चुअली ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो फॉरेस्ट है उसका पूरा असेसमेंट किया गया है और बताया गया है कि फॉरेस्ट कैसे दुनिया भर में कम हो रहे हैं। तो पहले से थोड़ी सी बात करते हैं। यह रिपोर्ट फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट ने जारी की है, मतलब जारी करने वाला संस्थान है इसको फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट। इस रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि 2030 तक हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है कि वन कटाई को शून्य करना है। इस रिपोर्ट में ये बात निकल कर आई कि वन कटाई को जो शून्य करने का हमारा लक्ष्य है उससे हम बहुत पीछे चल रहे हैं अभी 2025 के हिसाब से देखा जाए तो। अब रिपोर्ट के अगर प्रमुख बिंदुओं की कुछ नजर डाली जाए, रिपोर्ट में क्या क्या कुछ प्रमुख बिंदु है, तो देखिए कुछ प्रमुख बिंदु है, जैसे कि इसमें बताया गया कि वनों की कटाई की दर कितनी है। तो एक फैक्ट, अब ये जो न्यूज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूज़ हमारे एनवायरनमेंट के प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और मेंस में अगर फोल्डर पॉइंट की तरह के वनों के ह्रास के क्या, मतलब वनों के कम होने के या डिग्रेडेशन के क्या कारण है, तो आप इसको लिख सकते हैं वहां पे कुछ चीजें ना। तो वनों की कटाई की दर की अगर बात करी जाए तो बोल रहा है कि 2024 में 8.1 मिलियन हेक्टेयर जो है वो वन काटे गए। ठीक है, जो कि 2030 तक वनों की कटाई को रोकने का जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए हमें आवश्यक है कि इतने वन काटने रोकने हैं। तो कहीं ना कहीं उस आवश्यक स्तर से 63% अधिक है। तो अगर पूरा याद नहीं रहता तो फिर भी हमें याद रखना है कि वनों की कटाई की जो दर है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, ऐसा इस वन घोषणा पत्र आकलन जो है उसमें निकल कर आया है। ठीक है, अगला हम लोग बात करें कि वित्तीय प्रवाह में कुछ खामियां हैं। वित्तीय प्रवाह में क्या खामियां हैं, देखिए इसमें दो तरह की सब्सिडी की बात करी है। एक तो हानिकारक सब्सिडी की और दूसरी बात करी है हरी सब्सिडी की। तो हानिकारक सब्सिडी ज्यादा दी जा रही है सरकारों के द्वारा और जो हरी सब्सिडी होती है वो कम दी जा रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में निकल कर आया है। और ये अनुपात है वो लगभग 200/1 है। मतलब अगर 1 रुपया हरी सब्सिडी पे खर्च किया जा रहा है तो 200 रुपए हानिकारक सब्सिडी देने पे खर्च किया जा रहा है। हानिकारक सब्सिडी जो है उसकी वजह से भी वनों को नुकसान होता है। तो हमें दो चीजें फैक्ट के रूप में भी ध्यान रखनी है कि वनों की जो कटाई की दर है वो बढ़ रही है, साथ साथ में वित्तीय प्रवाह जो है वो हानिकारक सब्सिडी की ओर ज्यादा झुका हुआ है। आगे देखते हैं और क्या है रिपोर्ट में। अब रिपोर्ट में बताया गया है कि वनों के नष्ट होने के प्रमुख कारण क्या है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ फोल्डर पॉइंट डाल सकते हैं हम लोग अगर कभी ऐसा एज अ होल क्वेश्चन आए तो ये है। पहले इसमें बताया गया कि स्थायी कृषि जो की जा रही है उसकी वजह से वनों को नुकसान होता है। वो कैसे, जैसे कि कुछ कृषि है, पाम ऑयल की आप कृषि करते हैं, कोको की करते हैं, बागवानी करते हैं, नट्स जो आप खाते हैं, काजू बादाम, रबड़, मौसमी फसलें हो गई, चारागाह की अगर खेती कर रहे हैं आप, तो इससे लगभग ये जो है जिम्मेदार 86% जिम्मेदार है वनों के नष्ट होने के। यानी कि स्थायी कृषि जो है वो वनों के नष्ट होने में एक प्रमुख भूमिका निभा रही। वो इस प्रकार से होता है कि जब आप कृषि के लिए भूमि को आबाद करोगे तो आप वनों की कटाई करोगे। ठीक है, अगला क्या, खनन क्षेत्र।
अब इसमें यह बताया गया कि वैश्विक स्तर पर लगभग 77% जो खदानें हैं वो प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र है उनके 50 किलोमीटर से कम दूरी पर है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि ये खदान है, यहाँ पे कुछ खदान है, तो ये जो खदानें हैं जो ये कुछ प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र है इससे लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो कहीं ना कहीं इससे भी वनों को नुकसान होता है। ठीक है, अगला बात करें पर्यावरण संबंधी अपराध। आपने लोगों ने पुष्पा मूवी देखी होगी, वहां पे लाल चंदन की जो है तस्करी की जाती है। तो ये बोला कि वनों की जो अवैध कटाई होती है, साथ साथ में इमरती लकड़ी जो होती है उसकी जो तस्करी होती है, उससे प्रतिवर्ष लगभग $281 बिलियन का नुकसान होता है या फिर अवैध आय होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वनों की कटाई और भी ज्यादा होती है। वनों में हमने देखा है कि वनों में बहुत सारी ऐसी लकड़ी पाई जाती है जो फर्नीचर के लिए, बेड बनाने के लिए, या फिर कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो औषधि महत्व के होते हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये होता है कि उनकी अवैध कटाई होती है और ये भी वन उन्मूलन का एक बड़ा कारण है। तो 3 कारण क्या हो गए? स्थायी कृषि, दूसरा खनन क्षेत्र, तीसरा हो गया पर्यावरण संबंधी अपराध। आगे बढ़े तो क्या है, मतलब ये रिपोर्ट कुछ सुझाव भी देती है कि क्या करना चाहिए हमें, कुछ क्या बदलाव लाने चाहिए ताकि वनों की जो कटाई है उसको रोका जा सके। तो ये बोला गया है कि जो स्वैच्छिक प्रतिबद्धता होती है लोगों की कि हम हाँ वनों को रोकेंगे, कटाई को रोकेंगे, या हम देश के स्तर पर कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो वो बोल रहा है कि कहीं ना कहीं वो अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि किसी न किसी कानून के तहत आपको निर्धारित कर दो कि ऐसा अनिवार्य है आपको कि वन उन्मूलन को रोकना है। तो इसमें ये बोला कि इससे क्या होगा कि जवाबदेही बढ़ेगी, साथ साथ में ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि कहीं ना कहीं अगर किसी क्षेत्र में वन कम हो रहे तो उनको ट्रैक किया जा सकेगा, ट्रेस किया जा सकेगा। अगला है कि अनुपालन सुनिश्चित होगा। जब तक अनिवार्य नहीं होगा, लोग या सरकारें उसका अनुपालन नहीं करेंगे। अगला ये बोल रहा है कि वनों का मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए और बाहरी प्रभावों को समाप्त किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो वनों की कटाई होती है, अवैध कटाई होती है, या वन का निम्नीकरण होता है, तो इसकी वजह से वास्तविक हानि कितनी हो रही है इसका आंकड़ा जारी किया जाना चाहिए, इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जैसे कि हमने बात करी है अभी कि अवैध कटाई जो होती है उससे लगभग $281 बिलियन का नुकसान होता है या फिर अवैध आय होती है ना। तो इस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वनों का जो निम्नीकरण हो रहा है किसी भी गतिविधि की वजह से, उसकी एक अकाउंटिंग होनी चाहिए। अकाउंटिंग होगी तो एक बेहतर तरीके के आंकड़े होंगे और फिर निर्णय लेना आसान हो जाता है उसमें थोड़ा ना। समावेशी निर्णय निर्माण वो किस प्रकार से? देखिए, वनों की कटाई अगर आपको रोकनी है तो सरकार के स्तर पे बहुत पॉसिबल नहीं है। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, साथ साथ में सिविल सोसाइटी की जो है भागीदारी लेनी पड़ेगी, और जो लोग हैं स्थानीय स्तर पर उनका क्षमता निर्माण करना पड़ेगा। अगर वहाँ के जो लोग हैं वो खाना बनाने के लिए अगर जंगल की लकड़ी लेके आ रहे हैं, तो ये होना चाहिए कि उनको कहीं न कहीं गैस सिलेंडर प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्वच्छ ऊर्जा भी प्रदान होगी उससे, और वनों की कटाई भी रुकेगी। तो देशज जो लोग होते हैं वहाँ के इंडिजिनियस उनको शामिल करना है, स्थानीय समुदाय को शामिल करना है, महिलाएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और नागरिक समाज की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया है। अगला देखते हैं। अब देखिए, वैश्विक स्तर पर कुछ पुनर्बहाली के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो वो थे, एक तो बान चैलेंज था 2020 का, उसमें ये बोला गया था कि 2020 तक बान चैलेंज जो है उसके तहत ये बोला गया कि 2020 तक हम 150 मिलियन हेक्टेयर की जो भूमि है जो निम्नीकृत हो चुकी है या फिर वहां पे वन उन्मूलन हो चुका है उसको आबाद करेंगे वापस से, या कि उसकी पुनर्बहाली करेंगे। और 2030 तक बोला था कि हम लगभग 350 मिलियन हेक्टेयर की भूभाग की पुनर्बहाली करेंगे। तो बान चैलेंज किससे संबंधित है ये हमें प्री के लिए ध्यान रखना है। बान चैलेंज है जो भूमि निम्नीकृत हो रही है उसकी पुनर्बहाली करना, ये प्री के लिए जरूरी है। सिंपल सा आ सकता है कि बान चैलेंज किससे संबंधित है ना। अगला है, हाँ, भारत ने भी कुछ प्रतिबद्धता निर्धारित करी। जैसे कि भारत ने 2030 तक बोला था कि 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है उसको पुनर्बहाल करना चाहिए हमें, या फिर हम लोग करेंगे। भारत ने भी ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है बान चैलेंज के तहत अपना। अगला है कुनमिंग मोट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जो है वो क्या है, 2022 में इसको लाया गया था। तो इसके तहत ये बोला कि 2030 तक कम से कम 30%, कम से कम कितना, 30% निम्नीकृत स्थली यानी कि जमीन पर जो पेड़ पौधे कट चुके वो, अंतर्देशीय जल, तटीय क्षेत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के जो क्षेत्र है
कि उनकी प्रभावी पुनर्बहाली सुनिश्चित करना है। देखिए नाम सुनिए, ये तो नाम हो गया वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, मतलब जैव विविधता के संबंधित जो है, जो निम्नीकृत हो चुका है, उसकी 2030 तक लगभग 30% जो है पुनर्बहाली सुनिश्चित करनी है। ऐसा कुनमिन मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता प्रोटोकॉल में फ्रेमवर्क में बोला गया है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे रखते हैं और क्या। तो वो न्यूज हमारी कंप्लीट हुई। अब दूसरी न्यूज जो है वो वापस से हमारी एनवायरमेंट से संबंधित है। क्या है? एनवायरमेंट, ये एक्चुअली जो इंडेक्स जारी होते हैं बहुत सारे, उनसे संबंधित है। 2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई है और इसका नाम रखा गया है 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस एक सेकंड 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस, टाइम टू रिकमिट टू जीरो हंगर शीर्षक के साथ ये रिपोर्ट जारी हुई है। मतलब आप सब सीधा से ध्यान रखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, इसके आंकड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार यूपीएससी में से सवाल भी आ चुका है 2016 के आसपास। तो ये किसने जारी करी है? देखिए, एक आयरिश मानवतावादी संगठन है, उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। एक जर्मन सहायता एजेंसी है, उसका नाम है वेल्ट हंगर हिल्फ, वो हो गया। एक हो गया इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ, पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये 3 संगठनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करी है। तो प्रीलिम्स के लिहाज से हमें इस तथ्य को फिर से ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स किन 3 संस्थाओं के द्वारा मिलकर जारी की गई है। एक है वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दूसरा है वेल्ट हंगर हिल्फ, तीसरा है इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ, पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये संगठन क्यों है, थोड़ा सा आगे बताता हूं। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है, रिपोर्ट क्या बोलती है? देखिए, ये रिपोर्ट बोलती है कि वैश्विक भूखमरी में 2016 के बाद अत्यधिक कम गिरावट आई है। मतलब 2016 के बाद वैश्विक जो भूखमरी है उसमें गिरावट काफी कम हुई है, यानी कि वैश्विक भूखमरी अभी भी विद्यमान है, ऐसा रिपोर्ट बोल रही है। तो ये रिपोर्ट ये बोल रही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो 2030 तक हमने एसडीजी लक्ष्य निर्धारित किया है कि 0 भूखमरी तक लक्ष्य प्राप्त करना है, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर इस दर से ही भूखमरी को खत्म कर रहे होंगे तो। अब भारत से संबंधित रिपोर्ट आई है। भारत के बोला कि 123 देशों में से भारत की रैंकिंग 102वें स्थान पर है। मतलब भारत की स्थिति भी बहुत खराब है इसमें। भारत का जो स्कोर है वो है 25.8 है। मतलब ये 100 में से होता है, 100 में से दिया जाता है, तो भारत का है 25.8। इसमें 0 अगर होता है तो सबसे अच्छी स्थिति है और 100 की तरफ होता है तो स्थिति सबसे खराब है ना। तो भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। भूखमरी, अब भारत की बात हो गई, ये रिपोर्ट की बात हो गई। अब तो भूखमरी के कारण क्या है वास्तव में वैश्विक स्तर पर? तो ये बोला कि सबसे जो है संघर्ष, आपने गाजा में स्थिति देखी होगी अभी कि जब देशों की लड़ाई होती है तो वहां पे भूखमरी के संकट आ जाते हैं आम लोगों के लिए। अगला है जलवायु परिवर्तन हो रहा है और पर्यावरण जो है उसका निम्नीकरण हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं खाद्य उत्पादन कम हो रहा है और साथ साथ में जो उत्पादन हो रहा है उसकी भी गुणवत्ता बहुत बेहतर नहीं है। जो मुद्रास्फीति और मुद्रा का जब अवमूल्यन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग जो है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनकी परचेसिंग कैपेसिटी से बाहर चला जाता है जो फूड होता है वो। अगला क्या है, सरकार जो मानवीय सहायता, आधिकारिक विकास सहायता प्रदान करती है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, इसको लेके ये बात कर रहा है और ये वैश्विक स्तर पर बात कर रहा है। और इनकम इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, आय असमानता, उसकी वजह से भी जो निचले पायदान पे लोग स्थित होते हैं वो है अपना भोजन नहीं खरीद पाते। आगे बात करते हैं क्या। अब ये जो हंगर इंडेक्स है इसके बारे में पूरा बताया हुआ है। तो देखिए क्या है हंगर इंडेक्स। मैंने आपको बताया कि वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी को मापता है, उसको ट्रेस करता है। 0 जो स्कोर होता है वो सबसे अच्छा होता है और अगर 100 के पास जा रहे, 0 मतलब शून्य भूखमरी है, 100 है मतलब भूखमरी जो है वो सबसे ज्यादा है और स्थिति बहुत खराब है। 4 संकेतक हैं इसके। 4 संकेतक इस प्रकार के देख लेते हैं। अल्प पोषण एक इसमें बोला गया है। अल्प पोषण क्या है कि अपर्याप्त कैलोरी आपको मिल रही है, जितने आपको भूख लग रहा है उतना आपको नहीं मिल रहा है। एक बाल ठिगनापन है जिसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि 5 वर्ष से कम आयु का ऐसा बच्चा जिसमें उसकी उम्र के हिसाब से इतनी उसकी हाइट होनी चाहिए उतनी नहीं है, स्टंटिंग है ना। बाल दुबलापन यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग, इसका अर्थ है कि 5 वर्ष का ऐसा बच्चा जितना उसका वेट होना चाहिए उतना वेट उसका है नहीं है। तो देखिए W से आप वेट ध्यान रखिएगा ताकि थोड़ा ध्यान रहेगा।
क्योंकि इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। वेस्टिंग मतलब वेट, तो वेट कम है 5 साल के बच्चे का उसके हिसाब से, मतलब इसका उतनी लंबाई होनी चाहिए उसके हिसाब से उसका वेट कम है ऐसा। शिशु मृत्यु दर 4 मानकों पे ये, तो ऐसा बच्चा 5 साल के ऐसे बच्चे जो अपना 5वां जन्मदिन नहीं देख पाते हैं, उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 4 आंकड़ों के आधार पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और यही सवाल यूपीएससी ने 2016 में पूछा था आपसे। सवाल भी देख लेंगे। तो देखिए, अब जो ये 4 चीजें मैंने बताई उसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि अल्प पोषण को 1/3 दिया गया है हिस्सा, बाल टिकनापन को 1/6 दिया है, बाल दुबलापन को 1/6 दिया है, और बाल मृत्यु दर को 1/3 दिया, और टोटल स्कोर ऐसे निकाला जाता है। ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है 3 संस्थाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय डाटा होता है उससे लिया जाता है। जैसे कि एक तो संगठन है FAO, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, उससे डाटा लिया जाता है। अगला यूनिसेफ जो है उससे डाटा लिया जाता है, WHO से डाटा लिया जाता है, साथ साथ में विश्व बैंक, जनसांख्यिकी और सर्वेक्षण, स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम, इससे भी डाटा लिया जाता है। साथ साथ में यहाँ पर बाल मृत्यु दर आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी समूह, इससे भी डाटा लिया जाता है। मतलब ये जो रिपोर्ट बना रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस सब संस्थाओं से डाटा मिलता है, फिर उसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, ये समझा। इन सबसे डाटा लिया, फिर उसके आधार पर आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालते हैं, और उसमें जो 4 मानक है उनका भार इतना है, 1/6, 1/6, 1/3, 1/3। ओके, अब ये पैमाना देख लीजिए, ये क्या है, मतलब कितनी अगर रहता है स्थिति, कितना अगर स्कोर रहता है तो क्या रहेगा। अगर 50 से ज्यादा है तो अत्यधिक चिंताजनक है। अगर भारत का कितना है, 23 पॉइंट कुछ 6 था, है ना। अलार्मिंग कंडीशन है अगर 35 से 49.9 है तो, और गंभीर है, सीरियस है अगर 20 से 34.9 है तो ये भारत इस श्रेणी में। सामान्य है, मॉडरेट अगर 10 से 19.9 है तो, और लो है अगर 10 से भी कम है तो, 9.9 से भी कम है तो। ठीक है, तो ये भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है अगर आप याद रख सके तो। परंतु मेरे हिसाब से पीसीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इतना नहीं पूछता है ना, इतनी फैक्चुअल चीजें नहीं पूछता। अभी यूपीएससी में 2016 में जो क्वेश्चन आया था आप लोग देख लीजिए, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह सूचक है जिनके आधार पर इफ्री द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अल्पोषण, शिशु वृद्धि रोधन और शिशु मृत्यु दर, और सही कूट आपको बताना है, सही उत्तर क्या है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर है। हम लोग थर्ड देखते हैं कि हमारी थर्ड मेन न्यूज क्या है। तो देखिए, हाल ही में हाथियों की आबादी के ऊपर एक रिपोर्ट आई है। अब रिपोर्ट किसने जारी करी है, और ये जो रिपोर्ट है एक्चुअली ये पहली बार डीएनए आधारित गणना की गई है, हाथियों की डीएनए आधारित गणना की गई है। और हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय उसके अंतर्गत एक संगठन है, संस्थान है, उसका नाम है भारतीय वन्य जीव संस्थान, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है तो देख लेते हैं। आज पीपीटी थोड़ी ऐसी है। हाँ, तो ये बोला गया कि एशियाई हाथियों की जो कुल संख्या आबादी है वो लगभग कितनी है, 22,446, लगभग 22,500 के आसपास एशियाई हाथी है, ऐसा इस रिपोर्ट में निकल कर आया है। अब ये बोल रहा है कि वनों में रहने वाले एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या जो है वो भारत में, ये एज अ फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि वनों में रहने वाले एशियाई हाथी वो सर्वाधिक कहां पे, भारत में। और ऐसा जो ये बोल रहा है, जैसे कि ये पूरी जो आबादी है लगभग 22,500, इसमें से सबसे ज्यादा भारत में रहते हैं, और वो जो कितने हैं वो लगभग वैश्विक आबादी का देखिए ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए 100 सभी प्रकार के हाथी अवेलेबल है दुनिया में, तो 60 उसमें से जो हाथी है वो क्या है, आपके एशियाई हाथी है। तो एशियाई हाथियों की कुल वैश्विक आबादी की लगभग 60% नहीं, ये है, देखिए इसको थोड़ा सा और देखते हैं। कुल आबादी है आपकी 22,500 है ना लगभग। तो वनों में रहने वाले एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या जो है वो आपके भारत में है, जो कि क्या बोल रहा है कि जो कि वैश्विक स्तर पर जो एशियाई हाथी जितने अवेलेबल है उनके 60% है। मतलब अगर वैश्विक स्तर पर 100 एशियाई हाथी अवेलेबल है तो उसके 60 जो हैं वो भारत में, ये कहना चाह रहा है। ये कोमा का अर्थ थोड़ा मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया था, तो ये है मतलब वनों में एशियाई हाथी जितने टोटल अवेलेबल है उसके 60% भारत में रहते हैं, और आबादी कितनी टोटल, 22,500 के आसपास। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि एशियाई हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या क्या है, भारत में। वर्तमान में वनों में रहने वाले हाथी मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 पहाड़ी वन्य क्षेत्रों में रहते हैं। मतलब कहां कहां भारत में पाए जाते हैं हाथी वो देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, है ना।
साथ साथ में हिमालय की जो तलहटी है, तराई क्षेत्र वहां पे पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं, पूर्व मध्य भारत में होते हैं। साथ साथ में भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट में भी हाथी पाए जाते हैं। वनों में रहने वाले हाथियों की सर्वाधिक संख्या जो है, अगर कोई हाथी जो डेंस फॉरेस्ट में या वनों में रह रहा है, उनकी सर्वाधिक संख्या जो है आपके पश्चिमी घाट में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे वन काफी डेंस मात्रा में पाए जाते हैं। ये फैक्ट है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर हाथी बहुत ज्यादा मिलते हैं। और उसके बाद बाढ़ के जो मैदान है ब्रह्मपुत्र के वहां पर, मतलब सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे आपको? पश्चिमी घाट में, उसके बाद आपको मिलेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में, और फिर मिलेंगे आपको ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदान। ठीक है। अगला है, भारत में एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या की अगर बात की जाए, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या है एशियाई हाथियों की भारत में, तो कर्नाटक में, उसके बाद असम, तमिलनाडु और केरल। ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए काम का है, ये फैक्ट ध्यान रखनी ही है, क्योंकि यूपीएससी ने इसके ऊपर भी सवाल पूछा हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाथियों के समक्ष खतरे क्या है? खतरे देखिए, घटता पर्यावास क्षेत्र, हाथियों का पर्यावास कम हो गया, साथ साथ में उस पर्यावास का विखंडन हो रहा है। और वो किस वजह से विखंडन हो रहा है इसके बारे में बताइए। जैसे कि बोला है कि हाथियों की आबादी जो है वो पश्चिमी घाट में घट रही है एक तरह से। तो क्यों घट रही है? एक तो कॉफी और चाय के लिए बागानों का विस्तार हो रहा है, तो हाथियों के लिए ऑब्वियसली उनके आवासों में जाके लोग मतलब एक तरह से कृषि करने लग गए। अगला है, आक्रामक पौधे आ जाते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, जो जहां पर हाथी रहते हैं वहां के पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। कृषि भूमि पर आप बाढ़ लगा देते हैं, तो इसकी वजह से भी हाथियों को परेशानी होती है, नुकसान होता है। मानव जो है वो एक तरह से जंगलों में जाके रहने लग गया है, तो मानव अतिक्रमण हो रहा है। और जो तेजी से बढ़ता विकास है, रोड, रेलवे लाइन, सड़क, इस रोड, रेलवे लाइन या बिजली के तार, इन सब की वजह से भी हाथियों को नुकसान होता है। इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि भूमि में बदलाव हो रहा है, और जो आबादी है हाथियों की वो एक तरह से अलग थलग होती जा रही है। मानव हाथी संघर्ष भी अपने आप में हो रहा है। मानव हाथी संघर्ष की बात करी जाए तो मध्य भारत में हो रहा है, ठीक है। पूर्वी भारत में, दोनों में तेजी से मानव संघर्ष भारत में हाथियों का और मानव का बढ़ रहा है। अगला बात करें कि संरचना की, जो हमने वैसे यहाँ बात करी पर यहाँ पे भी है, जैसे कि आप सड़क बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं या बिजली के तार बना रहे हैं, तो क्या होगा? देखिए ये मान लीजिए क्षेत्र है, वन क्षेत्र जहाँ पे हाथी रहते हैं। यहाँ से आपने रेलवे लाइन निकाल दी, सड़क निकाल दी, या फिर कोई बिजली का तार निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं जो हाथियों के लिए जो पैसेज होता है ना, कि भाई वो इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, वो पैसेज में आपने रुकावट डाल दी, तो ये पैसेज में डाल दी, तो कहीं ना कहीं वो गलियारा बाधित हो गया, हाथी उस वहां सीमित हो गए। या फिर अगर उस रास्ते को पार करने को प्रयास करेंगे तो कभी करंट लग गया उनको, कभी ट्रेन के नीचे आने से उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि हाथियों की संख्या इससे भी, या फिर हाथियों के समक्ष ये खतरा है। तो क्या क्या हो गया? एक तो भूमि परिवर्तन हो रहा है, दूसरा मानव हाथी संघर्ष हो गया, तीसरा जो संरचनाएं बनाई जा रही है जो हाथियों के पर्यावास के क्षेत्र में वहां। तो सिफारिशें क्या की गई? देखिए, सिफारिशें नॉर्मल से की गई है। इसमें ये बोला है कि जो वन्य जीव गलियारे हैं उनको, जैसे कि हमने 2 दिन पहले बात करी थी, इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी यानी कि विभिन्न पर्यावास है उनको जोड़ना, ऐसी कोई रेखीय संरचना वहां से नहीं निकालना। पर्यावास जो है हाथी जहां पे रहते हैं उनकी पुनर्बहाली करना, और जो संरक्षण की जो रणनीतियां हैं उसमें आवश्यक सुधार करना है। विकास परियोजनाएं जो है उनका कहीं ना कहीं शमन करना, ये भी होना चाहिए इसमें। ठीक है। अगला बात करें एशियाई हाथियों के बारे में, तो एशियाई हाथियों के बारे में कुछ फैक्ट है। तो एशियाई हाथी महाद्वीप, देखिए ये प्रीलिम के लिए जरूरी है, इसी से यूपीएससी ने सवाल पूछा था। एशियाई महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जो है वो क्या है? आपका हाथी है। और लगभग 13 देशों में शुष्क से लेकर आर्द्र वन तक हाथी देखा होगा आपने, वनों में भी पाया जाता है, शुष्क प्रदेशों में भी पाया जाता है। हाथी के लिए ऐसा कोई स्पेशल पर्यावास नहीं है, शुष्क से लेकर आर्द्र में सभी घास के मैदानों में, और घास के मैदानों में पाया जा सकता है, मतलब शुष्क में भी, आर्द्र में भी, और जहां घास के मैदान होंगे वहां पर भी। विशेषता क्या है? देखिए ये एक तरह से सामाजिक समूहों में रहते हैं, और जिसका नेतृत्व है वो महिला जो हाथी होती है, महिला मादा जो होती है उसके द्वारा, जो सबसे बुजुर्ग होती है, वो इसके ग्रुप का नेतृत्व करती है। आपने देखा होगा कभी यूट्यूब पे वीडियो तो आता है ऐसा। और उसको बोलते हैं स्थानीय लोग कुल माता बोलते हैं, जो सबसे आगे चलती है हाथियों के, उसको, है ना। और अगर इनका प्रजनन काल की बात करी जाए तो इनका प्रजनन काल किसी भी स्तनधारी की तुलना में सबसे ज्यादा होता है, और वो लगभग 22 महीने का होता है। प्रजनन काल जो होता है वो 22 महीने का, यानी कि प्रजनन काल, सॉरी, गर्भ काल जो होता है वो लगभग होता है आपका 22 महीने।
ठीक है। और देखते हैं एशियाई हाथियों के बारे में। तो और क्या है, देखिए पारिस्थितिक तंत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हाथियों की। सघन वनों में जब हाथी निकलता है, जैसे ये बहुत डेंस है, जब हाथी वहां से निकले तो छोटे मोटे पेड़ पौधे टूट जाएंगे, तो अन्य प्राणियों के लिए एक तरह से मार्ग बनता है। शुष्क पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण इनके द्वारा होता है। जैव विविधता या वन विविधता को बनाए रखने, बीज फैलाव करने में, देखिए ये आप मानिए कि कोई भी पशु पक्षी हो गया, बड़ा छोटा सब कुछ, उसका जैव विविधता में काफी ज्यादा या पारिस्थितिक तंत्र में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। संरक्षण की स्थिति बात करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। इंडेंजर्ड है ये IUCN की सूची में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक है हमारा, उसके अनुसूची वन में इसको डाला हुआ है हमने, और साइट्स के परिशिष्ट वन में इसको सूचीबद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये न्यूज जो है मेनली आपके प्रीलिम्स के काम की है, प्रीलिम्स में आएगा सवाल यहाँ से। यूपीएससी ने 2020 में ऑलरेडी यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है, ये देख लीजिए। सवाल क्या है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। दूसरा है, हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। तीसरा है, सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक के बच्चों पैदा करने की क्षमता होती है। चौथा है, भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है। अगर आपको ये स्टेटमेंट पता था तो आप इस आंसर आसानी से निकाल सकते थे। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा ही नहीं था कि इसका आपको नॉलेज है कि नहीं है ना। चौथा अगर आप जैसे करें सही, आपको पता है कि कर्नाटक में है, तो ये स्टेटमेंट कट गया। ठीक है, बाकी थर्ड 1 2 ये दो तो आपके पास रहेंगे। अब आप आंसर बताएंगे कि 1 या 3 में से कौन सा होगा, है ना। अब भारत और मंगोलिया के बीच में एक समझौते हुए हाल ही में, क्योंकि मंगोलिया के जो राष्ट्रपति है भारत में आए हैं, और लगभग जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए हैं भारत और मंगोलिया ने 70 वर्ष हो चुके हैं। साथ साथ में जो रणनीतिक साझेदारी है उसको लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं दोनों देशों के बीच में। तो अभी आए हैं बहुत सारे MOU पे हस्ताक्षर हुए। देखिए अब इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं तो मेंस में तो क्वेश्चन थोड़ा सा कम ही एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं और जो महत्वपूर्ण देश है उनके साथ हमारे जो संबंध है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परंतु फिर भी देख लेते हैं एक बार वैश्विक घटनाक्रम क्या चल रहा है, ताकि हम रूबरू रहे हर चीजों से। तो देखते हैं क्या है। MOU जो जो समझौते किए उनके बारे में जानते हैं। विकास सहयोग करेंगे दोनों देश मिलके। तो भारत ने बोला कि एक मंगोल ऑयल रिफाइनरी बन रही है, तो भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करी कि हम उसके लिए जो पैसा दे रहे हैं वो आपको देंगे। तो भारत ने लगभग यहाँ पर 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है किसको, मंगोलिया को, कि वह मंगोल ऑयल रिफाइनरी अपने वहां पे बना सके। सांस्कृतिक संबंधों की अगर बात करी जाए तो दोनों देशों के बीच में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद जो है, क्योंकि देखिए मंगोलिया में बौद्ध धर्म का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद और मंगोलिया के अरखान गाई प्रांत के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ताकि दोनों के बीच में सांस्कृतिक संबंध जो है वो बेहतर सुदृढ़ हो पाए। आगे बात करते हैं, आध्यात्मिक सहयोग की बात करते हैं कि वो क्या है। तो देखिए ये है कि भारत ने भगवान बुद्ध के जो 2 शिष्य थे, सारिपुत्र और मौद्र लल्यानयन, है ना, थोड़ा सा नाम उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही है। तो ये इन दोनों के जो अवशेष थे भारत में, उनको ये बोला कि इन अवशेषों को हम मंगोलिया भेज देंगे, ताकि एक आध्यात्मिक सहयोग भी हम दोनों देशों के बीच में रहे। साथ साथ में मंगोलिया ने बोला मंगोलिया की 10 लाख प्राचीन बौद्ध पांडुलिपियों को डिजिटलाइजेशन हम लोग करेंगे, ऐसा भारत ने बोला है। क्योंकि अब जो पुरानी पांडुलिपियां वो नष्ट हो जाती है ना, धीरे धीरे दीमक जैसे आपने लगा होगा लग जाता है। तो भारत ने बोला कि जो प्राचीन बौद्ध पांडुलिपियां हैं हम उसका आप क्या करेंगे, डिजिटलाइजेशन कर देंगे, आप हमें दे दीजिए। और ये बोला कि भारत ने नालंदा विश्वविद्यालय जो है और गंदर मठ के बीच आध्यात्मिक संबंध भी स्थापित करने की बात हुई। गंदर मठ जो है वो मंगोलिया में। तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से 2 सहयोग हो गए, विकास सहयोग कर रहे हैं, सांस्कृतिक कर रहे हैं और आध्यात्मिक कर। अगला क्या है, और छोटे मोटे क्या है, तो हमने ये बोला कि अगर मंगोलिया के नागरिक भारत आते हैं तो हम उनको निःशुल्क वीजा प्रदान कर देंगे। हम कोशिश करते हैं कि तीसरे देश में बंदरगाह स्थापित कर पाए, दोनों देश मिलकर ऐसी क्षमता स्थापित करते हैं ना। अब बात करिए हमने कि मंगोलिया में कुछ यूरेनियम है, आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में हम लोग सहयोग करेंगे।
और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी सहयोग मजबूत करने की बात हुई है। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं इतना ना। अब मंगोलिया का महत्व क्यों है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि वास्तव में मंगोलिया को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक चीज उसकी सामरिक अवस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीन के उत्तर में स्थित है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर हमें चीन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है, उसको प्रतिसंतुलित करना है, तो हमारे मंगोलिया के साथ संबंध होना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो सामरिक महत्व है। मंगोलिया की सामरिक अवस्थिति जो है वो भारत की क्षेत्रीय स्थिरता और भू राजनीतिक संतुलन को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें हर देश का सहयोग चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सहयोग करना हो या डब्ल्यूटीओ के मंच पर, सब जगह हमें सहयोग चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें मंगोलिया की जरूरत है। तो अंतर्राष्ट्रीय और विकास सहयोग में क्या, दोनों देश जो है मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत की बात करते हैं, जहां पे किसी देश का दबदबा नहीं हो, क्योंकि चीन वहां पे कहीं ना कहीं दबदबा बनाने का प्रयास कर रहा है, प्रशांत महासागर में भी, हिंद महासागर में भी। हिंद महासागर में चीन जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, यानी कि भारत के आसपास के जो देश है वहां पर चीन अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे, जैसे पाकिस्तान के ग्वादर में, चीन के हम्बन तोदा में, इत्यादि देशों में, है ना। बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के लिए जरूरी है। ऊर्जा और आर्थिक साझेदारी के लिए भी जरूरी है। मंगोलिया के पास जो है कोकिंग कोयला जो होता है उसके विशाल भंडार है। देखिए, भारत के पास कोयला तो बहुत है, परंतु भारत के पास कोकिंग कोल जो होता है, एंथ्रासाइट, जो सबसे अच्छी गुणवत्ता का होता है, वो काफी कम मात्रा में है। तो हम अगर मंगोलिया के साथ संबंध बेहतर रखते हैं तो कोकिंग कोल जो है हम वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं, और ये भारत के जो इस्पात इंडस्ट्री है उसके लिए काफी लाभदायक होगा। ठीक है। अब संबंधों की बात करें कि भारत और मंगोलिया के बीच में किस प्रकार के संबंध है पुराने से, तो देखिए, द्विपक्षीय संबंधों की अगर बात करी जाए तो राजनयिक संबंध जो है वो दोनों देशों के बीच में काफी जल्दी स्थापित हो गए थे 1955 में, और दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में चेंज किया था 2015 में, और हाल ही में उसको 10 साल हो गए, है ना। आर्थिक संबंधों की बात करें, देखिए, व्यापार बहुत ज्यादा नहीं हो पाता दोनों देशों के बीच में। कुल द्विपक्षीय व्यापार की अगर बात करें 2024 में जो रहा 110.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि काफी कम है ना, 1 बिलियन से भी कम, है ना। बहुत कम हम इस मंगोलिया के साथ व्यापार कर पा रहे हैं, 1-2 बिलियन, मतलब मिलियन में है एक तरह से व्यापार ना। सैन्य सहयोग की बात करें तो कुछ युद्धाभ्यास जो है हम लोग साझे रूप में करते हैं, जैसे कि नोमैडिक एलिफेंट हो गया। नोमैडिक एलिफेंट पीसीएस के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा आपको। खान क्वेस्ट और खान क्वेस्ट, है ना, ये दो आप ध्यान रखिए। ये पीसीएस के लिए आता है, जनरली पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों देशों के बीच में युद्ध अभ्यास कौन कौन से हो रहे हैं। तो ये हमने मंगोलिया के बारे में जाना। अगला देखते हैं। अब है आईयूसीएन की वैश्विक संरक्षण कांग्रेस जो हुई थी, ने संकटग्रस्त प्रजातियों की आईयूसीएन की जो रेट लिस्ट है उसको अपडेट किया। मतलब एक कांग्रेस हुई है जिसको बोलते हैं विश्व संरक्षण कांग्रेस, आईयूसीएन की, उसमें कुछ जो प्रजातियां थी उनके संकटग्रस्त स्थिति को अपडेट किया, किसी को कम किया, किसी को ज्यादा किया, ऐसा बात है। तो भारत में 12 पक्षियों प्रजातियां जो है उनकी स्थिति में बदलाव किया गया है। तो जिसमें से 8 जो है, 12 में से 8 को शामिल किया गया निम्न संकटग्रस्त, यानी कि ये अच्छी स्थिति, उसको निम्न संकटग्रस्त में रखा, मतलब अच्छी स्थिति। परंतु 4 को जो बात की गई है वो अधिक संकटग्रस्त की सूची में डाला गया है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। अब ये न्यूज वापस से प्रीलिम्स के काम की है। कौन सी प्रजातियां हैं जिनको संकटग्रस्त सूची में डाला गया, वो बहुत काम की है ना। तो अब ये 5 प्रजातियां हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इसमें सवाल पूछ चुका है। सवाल ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सी पक्षी प्रजाति नहीं है। तो ये 2-3 नाम दिए गए, एक नाम कुछ और रहेगा। ऐसा सवाल यूपीएससी में आया हुआ है। मैं आज तो उसको नहीं ला पाया हूं, परंतु वो सवाल ऐसा आया हुआ, आप देखिएगा तो, है ना। 4 प्रजातियां जिनको अधिक संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया, जैसे कि इंडियन कोर्सर, इंडियन रोलर, रूफस टेल्ड लार्क, है ना। अगला है, ये जो है इनको नियर थ्रेटेन की सूची में शामिल किया गया है। एक सेकंड, ये क्या लिखा हुआ, हाँ, नियर थ्रेटेन की सूची में इन 3 को शामिल किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 नाम क्या है, ये तीनों नाम जो है क्या है, पक्षी है। ऐसा सवाल आया हुआ है ना। अगला है लॉन्ग बिल्ड ग्रास होपर बॉर्बलर, इसको इंडेंजर्ड बनाया गया। तो ये अपने आप में ध्यान रखना है क्योंकि ये इंडेंजर्ड है ना। तो देखिए, मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, ये 4 नाम है, डिफिकल्ट होते हैं याद रखने के लिए, परंतु याद रखने क्योंकि इन नामों के ऊपर पिछले बार भी सवाल आए हुए हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। इंडियन कोर्सर, इंडियन रोलर, रूफस
टेल्ड, लॉर्क और इनको नियर थ्रेटेंड है। ये मत ध्यान रखिए, नाम रखिए। लॉन्ग बिल्ड ग्रास हैपर बार्बलर, ये 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं और ये चारों के चारों वो पक्षी है ना, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये नाम आपको ध्यान रखना है। अब जो ये चारों प्रजातियां हैं वो कहाँ रहती है, उनके पर्यावास क्या है, तो ये खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों में रहती है, पर निर्भर करती है, वहां रहती है। पक्षी कहाँ रहेंगे, घास के मैदान में, अर्धशुष्क जगहों पे, है ना। घास के मैदान, अर्धशुष्क भूमि, रेगिस्तान में पक्षी मिलते हैं, कृषि भूमि में दिखते हैं, पहाड़ी झाड़ियां, परती भूमि, जैसे पर्यावासों में ये लोग रहते हैं पक्षी ना। परंतु इनके समक्ष कुछ खतरे हैं। वो खतरे क्या है, अब जहां रहते हैं वहां अगर इनके पर्यावास का हास होगा तो इनके ऊपर खतरे हैं। जैसे कि आप उनका पर्यावास है, आपने विद्युत लाइन बिछा दी, वहां से आपने देखा होगा बहुत सी बार पक्षी जो है विद्युत लाइन से चिपक के उनकी डेथ हो जाती है, तो विद्युत संबंधित संरचना आपने बना दी। आप गहन कृषि वहां पे कर रहे हैं, गहन कृषि कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप वहां पे कहीं ना कहीं केमिकल का यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, तो उससे पक्षियों का जो आहार होगा एक तो उसको नुकसान होगा, साथ साथ में उनका जो पर्यावास होगा उससे नुकसान होगा। कई बार आक्रामक प्रजातियां आ जाती है, इसकी वजह से पक्षियों को नुकसान होता है। वन रोपण के माध्यम से मतलब वन रोपण के माध्यम से घास के मैदानों को वन में, देखिए घास के मैदानों में मेनली पक्षी रहते हैं क्योंकि वहां पर इनको भोजन अवेलेबल रहता है। अब आपने वन लगा दिया उस जगह पे, और वन लगा दिया और वहां पर आपने क्या कर दिया, वन रोपण कर दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया आपने वनों में, तो इससे भी कहीं ना कहीं पक्षियों को नुकसान होता है। और ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम बाकी चीज तो समझ जाएंगे कि ठीक है पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, खाद्यान्न उनको नहीं मिल पा रहा है या फिर आक्रामक प्रजाति आ रही है, परंतु ये सोच नहीं पाएंगे कि वन रोपण से या फिर वन अगर बदल रहे हैं, घास जो है अगर वो वनों में जा रही है तो इससे कैसे नुकसान हो सकता है। परंतु नुकसान होता है इससे, क्योंकि इनका जो पर्यावरण होता है वो मेनली घास के मैदानों में होता है। बहुत डेंस फॉरेस्ट जो रहते हैं वहां पे पक्षी नहीं रह पाते, है ना। समझ गए आप लोग, तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रीलिम्स में कभी आए तो हम फंस सकते हैं वहां पे ना। अब क्या है, अब इस जो रिपोर्ट है IUCN की उसमें कुछ और बात की, उसने बोला कि वैश्विक स्तर पर प्रजातियों की जो संख्या है वो आधे से अधिक संख्या में कमी आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं प्रजातियों की जो संख्या है, पक्षियों की संख्या कम हो रही है, हमें इसको ध्यान रखना है। और इसका मुख्य कारण क्या है, जिस पर्यावास में जिस जगह वो रहते हैं वो वहां शरण हो रहा है, कृषि का विस्तार हो रहा है और गहन कृषि और वृक्षों की कटाई के कारण ये हम देख चुके हैं ना। पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो कैसे, मतलब अभी जैसे हमने बात कर रहा था कि हाथी जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर अब पक्षी की बात करें, देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि हर प्रजाति का अपना महत्व है पारिस्थितिकी तंत्र में और हर इंपॉर्टेंट होती है। तो पक्षी कैसे, परागकण, आपने देखा होगा परागकण की भूमिका निभाते हैं। बीज फैलाने वाले होते हैं, पक्षी बहुत सी बार अपने मुंह में दबा के ले जाते हैं और दूसरी जगह फैला देते हैं। कीट नियंत्रण करते हैं, कीटों को खाते हैं ये, है ना। सफाई करता होते हैं बहुत सी जगहों पे, जैसे कि बहुत सारे जो पक्षी होते हैं बड़े, आपने देखा कोई शव पड़ा हो किसी जगह पे तो उसको वो खा लेते हैं और एक तरह से साफ सफाई कहेंगे उसको। पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियर के रूप में एक तरह से वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये भी हमें प्रीलिम्स के लिहाज से थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या है? और इस लिस्ट में जो बात आई है वो ये आई है कि आर्कटिक में सील जो होती है एक प्रकार की मछली, उसकी 3 प्रजातियां लगभग विलुप्त हो चुकी है। और इसके लिए प्राथमिक जो चीज जिम्मेदार है वो ये है कि आपका तापमान जो है, ग्लोबल वार्मिंग वो हो रही है और बर्फ पिघल रही है, जो सील की जो प्रजातियां हैं वो उसके लिए एक्लिमेटाइज नहीं हो पाई है, इसलिए विलुप्त हो रही है। अब सील क्या है, एक कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजातियां क्या होती है, देखिए कीस्टोन प्रजातियां वो होती है जो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, भले उनकी संख्या कम हो, ठीक है, संख्या से फर्क नहीं पड़ता, परंतु उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी होती है। ऐसे ही जो आर्कटिक में जो सील है वो एक कीस्टोन है, वहां की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो उसकी संख्या कम हो रही है ना। तो कैसे हो रही है, क्योंकि कीस्टोन जो है, सील जो है, वो खाद्य जाल में वहां के आर्कटिक के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मछली हो गया या फिर शेरुकी अकशेरुकी जीवों को खाती है तथा पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करती है। मतलब वहां का जो आर्कटिक का फूड चेन जो है उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है, सील, ठीक है। अब एक हरा समुद्री कछुआ होता है, उसके बारे में भी इस IUCN की लिस्ट में बताया गया कि ये भी कीस्टोन प्रजाति है। कीस्टोन मैंने आगे में आपको बताया,
उसकी संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो उस पारिस्थितिकी तंत्र में कितना महत्व रखता है। इस प्रजाति के लिए संरक्षण के मतलब संरक्षण नहीं किया जा रहा है। इसके कारण ये हुआ कि ये जो प्रजाति है हाँ, मतलब ये एक्चुअली ये बोल रहा है कि संरक्षण हुआ है। एक्चुअली आज पीपीटी थोड़ी गड़बड़ है। संरक्षण हुआ है, इसके कारण ये हुआ है कि ये जो प्रजाति है पहले जो थी क्या, ये इंडेंजर्ड थी। इंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में इसको डाला गया है। मतलब कहीं ना कहीं इस प्रजाति के संरक्षण के लिए ठीक काम किया गया है, तो जो है इसकी संरक्षण की स्थिति बेहतर हुई है। हरा समुद्री कछुआ, है ना। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए अभी इस न्यूज में थोड़ा सा और मैं बताता हूँ कि क्या क्या याद रखना है। एक तो ये सब प्रजातियों के नाम याद रखने, ये 4 के एटलीस्ट याद रखने। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखें, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला, ये किस कारण से इनका लॉस हो रहा है वो ध्यान रखिएगा। सील के बारे में इतना ध्यान नहीं रखे तो चलेगा, और हरा समुद्र के बारे में भी ध्यान नहीं रखे, हरा कछुआ के बारे में ध्यान नहीं रखे तो चलेगा, ठीक है। तो आज की जो न्यूज थी वो एनवायरमेंट के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है आपके प्रीलिम्स के लिए। अब हम लोग जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि वो क्या है। देखिए, विश्व आर्थिक परिदृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो आईएमएफ ने जारी किया है। यही सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है इसमें। तो इसमें बोला कि भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 2025-26 के लिए लगभग 6.6 रहेगी। ये पीसीएस के लिए ध्यान रखना है। तो अब और 2026-27 के लिए बोला है कि 6.2 रहेगी। और वैश्विक की अगर बात करिए इसमें, तो बोला है कि वैश्विक स्तर पर 2024 में 3.3% थी। हाँ, अनुमान ये कि 2024 में इतनी थी तो 25 में घटेगी, 3.2 हो जाएगी, और 26 में और कम होने के चांसेस है। मतलब वैश्विक स्तर पर जो है आर्थिक समृद्धि दर कम हो रही है और भारत में बढ़ रही है, ऐसा अनुमान इसने जाहिर किया है। आपके किसने? आईएमएफ। तो अब बाकी ये भूल जाइए, पीसीएस लाइक इंफॉर्मेशन है। वर्ल्ड वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमएफ। ऐसे सवाल यूपीएससी में पहले बहुत आया करते थे कि ये रिपोर्ट किसने जारी करी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मतलब क्या? इकोनॉमिक के बारे में बताएगा सब कुछ, और क्या बताएगा, है ना। तो ये रिपोर्ट, एक चीज और ध्यान रखनी कि 2 साल में एक बार जारी की जाती है। बस ये 2 मोस्ट इंफॉर्मेशन है कि आईएमएफ जारी करता है और 2 साल में एक बार जारी करता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आपका कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हब्स। हब्स मतलब जड़ी बूटियां जो होती है उनके लिए। तो देखिए, एक ये जो कमेटी है इसका 8वां सत्र जो है गुवाहाटी में हुआ है। तो मेनली इस कमेटी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हब्स क्या है। तो देखिए, ये जो है किसकी सहायक समिति है? एक है कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग है, उसकी एक सहायक समिति है आपकी ये वाली। इसका उद्देश्य क्या है कि जो खाद्य है, मसाले और खाद्य से जुड़ी वनस्पतियों के लिए वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य जो मानक है वो बनाना है। क्योंकि नाम अगर आप देख रहे हो तो समझ में आ रहा होगा, स्पाइसेस और हर्ब्स, तो इनके लिए आपको वैश्विक स्तर पर मानक बनाना है। सीएसी क्या है, यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग क्या है? तो ये जो है, या इसको फूड आयोग भी बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये विभिन्न मानक बनाता है, दिशा निर्देश बनाता है और आचार संहिता निर्धारित करता है, जिसका उद्देश्य कि उपभोग, अब देखिए खाने के लिए अगर कोई आचार संहिता बना रहा है, मानक बना रहा है, तो इसका लक्ष्य यही होगा कि जो उपभोक्ता का जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर रहे, और खाद्य का जो व्यापार है वो भी अच्छा रहे, या फिर खाद्य जो व्यापार है उसमें उचित कार्य व्यवहार किया सके। मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई मिलावट कर रहा हो उसमें, है ना। अब ये है कि अब ये जो है सीएससी, ये किसका हिस्सा है? संयुक्त एफएओ या डब्ल्यूएचओ का फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम जो है उसका हिस्सा है। 3 चरण बन गए ना, ये है प्राइम, फिर उसका हिस्सा ये सीएससी, सीएससी का हिस्सा सहायक कमेटी आपकी एससीएच। अगला है इस समिति की स्थापना, यानी कि सीएससी की ये जो समिति है CCSCH, इसकी स्थापना 2013 में रोम में कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की 36वीं जो बैठक हुई थी वहां पे। मतलब ये जो कमेटी है आपकी बनाई गई थी 2013 के रोम में, जब उसकी बैठक हुई थी, क्योंकि उसकी सहायक समिति और उसकी बैठक में से हुई। भारत इस समिति का मेजबान देश है।
और भारत में जो मतलब ये जो समिति है, ये कोडेक्स वाली, हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं इसको कि इस समिति का भारत मेजबान देश है, मतलब इस समिति का जो मुख्यालय है वो भारत के कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है? आपके केरल में, है ना। तो भारत के कोच्चि में स्थित है, मतलब भारत में कोच्चि में स्पाइसेस बोर्ड है, उसके तहत इसको संचालित किया जाता है पूरे में। तो पूरी कहानी समझ में आई, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। प्रमुख और गौण खनिज, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है। तो क्या है ये? देखिए, चूना पत्थर जो है उसको हाल ही में प्रमुख खनिज बना दिया गया। पहले उसको उसके उपयोग के आधार पर गौण खनिज या प्रमुख खनिज में उसको डिवाइड किया था, परंतु अब बोला कि जो लाइमस्टोन है वो प्रमुख खनिज होगा। तो प्रमुख और गौण खनिजों के बारे में जान लेते हैं। ये जो डिमार्केशन किया गया है प्रमुख और गौण खनिजों का, ये खान और खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम जो है 1957 का, उसके तहत किया गया। ठीक है, और इसके तहत दो श्रेणियों में बांटा गया। तो प्रमुख खनिज कौन से होंगे आपके? प्रमुख खनिज, प्रमुख खनिज यहाँ लिखे हुए हैं। प्रमुख खनिज होंगे कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मतलब मेनली जो है आपके ईंधन वाले जो खनिज है, स्रोत है, वो आपके क्या है? प्रमुख खनिज है ना। इनमें धात्विक खनिज, एटॉमिक खनिज सहित धात्विक खनिज, मतलब जो प्रमुख खनिज है उसमें धात्विक खनिज भी शामिल है एंड अधात्विक खनिज भी शामिल है। अब गौण खनिज की बात करते हैं। गौण खनिज कौन है? तो आपके संगमरमर हो गया, स्लेट, शेल इत्यादि जो होता है वो आपके गौण खनिज है। और इस अधिनियम के तहत ये बोला गया कि जो गौण खनिजों का नियम बनाने का अधिकार किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखनी है आपको कि जो गौण खनिज है उसके ऊपर नियम बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार। और तो फिर प्रमुख खनिजों को कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। अब ये सवाल देखिए यूपीएससी का, और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास होती है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास होती है। सही क्या है ये बताइएगा। ये न्यूज हमने पूरी डिस्कस नहीं हुई, शॉर्ट न्यूज थी, परंतु फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, है ना। ये बहुत सिंपल से ऑपरेशन चक्र का 5वां जो है फेज वो शुरू है। ऑपरेशन चक्र के बारे में बस इतना सा जानना है कि सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है और साइबर अपराध से निपटने के लिए, साइबर क्राइम से, बस ज्यादा मत याद रखिए। ऑपरेशन चक्र यानी कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए सीबीआई के द्वारा शुरू किया है, और हाल ही में मतलब तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में वहां पर ये इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च पहले से ही चल रहा है, उसका 5वां फेज या फिर पांचवा एक तरह से चरण मान लीजिए उसको ना। गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब, एआई हब, वो क्या है? देखिए, हाल ही में गूगल ने ऐसा घोषणा करी है कि हम अमेरिका से बाहर भारत में सबसे बड़ा गूगल का एआई इंटेलिजेंस हब जो है उसको स्थापित करेंगे, और 2030 तक उसमें $15 बिलियन का एक तरह से निवेश किया जाएगा भारत में। तो कहाँ स्थापित होगा ये? सबसे पहले तो यही ध्यान रखना, विशाखापट्टनम में, और $15 बिलियन का होगा आपका। ठीक है, कितना होगा? तो इसका स्केल जो होगा वो गीगावाट के आसपास का होगा, मतलब गीगावाट के आसपास ये चीज जो है स्टोर कर पाएगा। गीगावाट बहुत ज्यादा मेमोरी स्टोर करने वाला होता है ना। और अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब सेंटर होगा, और भारत में गूगल का ये सबसे बड़ा निवेश होगा। तो अगले 5 वर्ष में मैंने आपको बोला ये निवेश किया जाएगा। तो ये जो निवेश है वो कहीं ना कहीं विकसित भारत का जो विजन है, साथ साथ में एआई इंडिया मिशन है, इंडिया एआई मिशन है, उन दोनों के लक्ष्यों के पूरक के रूप में काम करेगा भारत में। अब देखिए, जो प्रस्तावित होगा उसमें सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, टेक्नोलॉजी के तहत उसको बनाया जाएगा। ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गूगल के द्वारा, और किस जगह, मतलब कहाँ, किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि एडवांस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डेटा सेंटर फैसिलिटी होगी, एडवांस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर फैसिलिटी, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, फाइबर ऑप्टिक्स के नेटवर्क एक ही स्थान पर सबको लाया जाएगा। नए अंतरराष्ट्रीय सब सी, है ना, समुद्र के नीचे गेटवे का एक तरह से निर्माण किया जाएगा। मतलब ये है कि जब
इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ानी होती है तो एक देश से दूसरे देश या कहीं ले जाना होता है तो समुद्र के नीचे पाइपलाइनें बिछाई जाती है, लाइनें समुद्री केबल्स बिछाई जाती है। तो ये बोला गया कि नए अंतर्राष्ट्रीय सबसी समुद्र के नीचे गेटवे का निर्माण होगा। इसमें कहीं अंतर्राष्ट्रीय सबसी केबल्स को विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट से जोड़ा जाएगा। ऐसा इसमें बात किया है। मेनली हमें ध्यान रखना है कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में। ये प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है, यूपीएससी के लिए भी और पीसीएस के लिए भी। एनएसजी के बारे में बात करते हैं। देखिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है उनकी हाल ही में एक जो ब्रांच है वो स्थापित की जा रही है अयोध्या में, और पहले से कुछ 6 चल रही है। इसमें बॉम्बे में, चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, अहमदाबाद और जम्मू का। तो एनएसजी तो मेनली बनाई गई, वो आतंकवादी गतिविधियां अगर कहीं हो जाती है, हमला हो जाता है तो वहां पर ये जाके स्ट्राइक करता है। जैसे कि बॉम्बे में 2008 में जो आतंकवादी हमला हुआ था तो वहां पे एनएसजी ने जाके ही कमान संभाली थी। परंतु उस टाइम पे ये मुद्दा निकल के आया था कि एनएसजी जो है उस टाइम पे बॉम्बे में उनका बेस नहीं था, उनको दिल्ली से जाना पड़ा था। तो फिर ये हुआ कि जो जो एकदम सेंसिटिव सिटी है हमारी, जहाँ पे हमला होने के चांसेस हैं, तो वहां पे एनएसजी की यूनिट को पहले से ही स्थापित कर दिया जाए, है ना। तो ये एक तरह से केंद्र सरकार की आकस्मिक विश्व स्तरीय जीरो एरर फोर्स है, और इसका आतंकवाद के रूपों से इसका निपटने का मुख्य उद्देश्य है। एनएसजी को यूनाइटेड किंगडम की जो सास है उसके आधार पर, और जर्मनी की जो GSG-9 के पैटर्न के आधार पर गठित किया गया है, ठीक है। और विशेष कार्य बल है, मतलब मेनली जो है वो आतंकवादी गतिविधियों को देखता है, बाकी नहीं। इसमें 2 पूरक इकाइयां, एक स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर ग्रुप, 2 हैं। 1986 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया था। मतलब एक तरह से ये 1986 में बनाई गई थी, और बनाना भी चाहिए। आने वाले टाइम में ऐसा ही होता है कि जब देश के खिलाफ देश में सुरक्षा गतिविधियां बढ़ानी है, क्योंकि देश के खिलाफ खतरे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आतंकवादी गतिविधियों को लेकर हमने डेडिकेटेड फोर्स बनाई है, उसका नाम है एनएसजी। मिनिस्ट्री ध्यान रखिएगा, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जनरली डिफेंस मिनिस्ट्री सोचते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। अगला क्या है? अगला है हमारा लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, है ना। तो क्या है? केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम के तहत लाइव केसेस डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। देखिए नाम से ही दिख रहा है क्या है, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम था। उसके अंतर्गत लाइव केसेस एक डैशबोर्ड। लाइव केसेस का मतलब सिंपल से समझ लीजिए, अगर कोई केस है तो उसके रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। ज्यादा मत ध्यान रखिए, मतलब नहीं है इसका ना। लाइव इंफॉर्मेशन मतलब रियल टाइम में आपको किसी भी केस का जानकारी मिल जाएगा, लाइव केसेस, ठीक है। बाकी ये सब बोल बच्चन टाइप की थी, है ना, वेब आधारित प्रणाली है। तो लाइव केसेस क्या है, एक डैशबोर्ड है, किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, ठीक है। एक लाइन में बस ध्यान रखिएगा उसको। जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, उसमें भी ऐसे ही करते हैं। आपने देखा लाइव केसेस का मुझे नोट्स बनाना है तो सामने बस लिखिए रियल टाइम केसेस ट्रैकिंग सिस्टम है ना। बाकी अंदर की जानकारी आपको पता हो जाएगी। नील नदी के बारे में बात करते हैं। नील नदी ज्योग्राफी के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो 2-4 बातें बताऊंगा नील नदी के बारे में। देखिए भारी वर्षा हुई, न्यूज में क्यों भारी वर्षा हुई और जल स्तर बढ़ा, इसकी वजह से दक्षिणी सूडान में थोड़ी काफी सारी जनसंख्या जो है वहां पर प्रभावित हो गई। तो नील नदी जो है वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। 11 अफ्रीकी देशों से होकर बहती है। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप याद कर सकते हैं 11 देश: मिस्र, बुरुंडी, तंजानिया, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, केन्या, युगांडा, सूडान, इथोपिया, इट्रिया और दक्षिणी सूडान। 11 देश। परंतु सबसे लंबी नदी है, ये थोड़ी ध्यान रखना है, फैक्ट है ना। सूडान की राजधानी जो है खार्तूम। वहां पर होता क्या है, जैसे खार्तूम में ब्लू रिवर आएगी, ब्लू नील और व्हाइट नील, ब्लू नील और व्हाइट नील, फिर इससे बनेगी आपकी नील नदी। 2 नदियां जब मिलकर बनती है तो उसके बाद नील नदी आगे कहलाती है। मतलब पहले एक ब्लू नदी आ रही है, एक व्हाइट नील नदी आ रही है, दोनों जब मिल जाती है तो फिर एक नील नदी के नाम से जानी जाती है ना, खार्तूम में। उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल यूपीएससी में 2-3 बार ऐसे सवाल पूछा कि कौन सी नदी किस खाड़ी में गिरती है। भारत की पूछता तो फिर भी हम लोग याद कर लेते, परंतु भारत के बाहर की भी पूछने लगा है। तो नील नदी न्यूज में तो हमें ध्यान रखना कि भूमध्य सागर में गिरती है ही है, ठीक है। अब व्हाइट नील के बारे में थोड़ा सा बताया कि व्हाइट नील कहां से निकलती है। तो व्हाइट नील का उद्गम है एक विक्टोरिया झील है अफ्रीका में, वहां से ये निकलती है।
यह युगांडा, दक्षिणी सूडान से होकर बहती है और ब्लू नील का उद्गम इथोपिया के लेक टाना से होता है ना। तो व्हाइट नील कहां से निकले आपके? विक्टोरिया से, विक्टोरिया झील से। और ब्लू कहां से निकली आपके? इथोपिया के लेक टाना से। ये थोड़े से और ध्यान रखिएगा। काम की जो महत्वपूर्ण नदियां है ना विश्व की, काम की रहती है ना। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए, यहां से लोकेशन वाइज आपको आ सकता है ना। मिनी वार्म पूल, ये क्या है? मिनी वार्म पूल है ना। वैज्ञानिकों के हाल ही के अध्ययन के अनुसार अरब सागर का मिनी वार्म पूल जो है देखिए ये है, ऐसा है, मतलब क्या है ये मिनी वार्म पूल, इसके बारे में पहले बताता हूँ। अरब सागर जो है वहां पर आपका जो कोची का तट है उसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर समुद्र की सतह का जल और समुद्र का जो जल है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए उसको बोला मिनी वार्म यानी कि गर्म पूल। एक तरह से पूल जो होता है ना। मिनी वार्म पुल के बारे में पहले जानते हैं, फिर ये क्या लिखा है ये बताते हैं। मिनी वार्म पुल अरब सागर में विशेषकर दक्षिण पूर्वी भाग केरल के तट के आसपास असामान्य रूप से समुद्र सतह और जल के गर्म तापमान का एक छोटा सा क्षेत्र है। एक वार्म पुल वास्तव में किसी जल निकाय में बहुत गर्म जल वाला हिस्सा होता है। ऐसे हिस्से में समुद्री सतह का तापमान आमतौर पर 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। यह क्षेत्रीय जलवायु और मौसम के पैटर्न प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ गए? यहाँ पे हमारे कोची तट के आसपास ऐसा है कि समुद्र की सतह और जल का तापमान है वो ज्यादा है, इसलिए उसको मिनी वार्म पुल यानी कि गर्म पुल एक तरह से बोला जा रहा है। और वो जो है वो कहीं ना कहीं वहां की जो क्षेत्रीय जलवायु है और जो मौसम पैटर्न होता है वो सबको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसको प्रभावित करने में, है ना। अवधि अगर बताई जाए इसकी तो क्या है, तो हर साल अप्रैल और मई के दौरान जनरली ये बनता है और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के शुरू होने से ठीक पहले ये बनता है ना। मतलब एक तरह से ये है कि हमारे यहाँ पे भी मानसून मई के सीजन में ही आता है, मई जून में आजकल, तो उससे पहले ही ये मिनी वार्म पुल बनता है। तो मिनी वार्म पुल के बारे में जाना क्या है, नाम ध्यान रखिए, मिनी छोटा, वार्म यानी गर्म, पुल यानी कि पुल, पुल में जिसमें आप नहाते हैं, तो वो कहाँ है? केरल के तट के आसपास। अब क्या आया हाल ही में अध्ययन, क्या है, थोड़ा सा न्यूज है कि हाल ही में वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार अरब सागर का मिनी वार्म पुल अल नीनो की वजह से मानसून में आए व्यवधान को सतह ठीक करने का एक तंत्र की तरह कार्य करता है। मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारा मिनी वार्म पुल है केरल के तट के आसपास, अगर अल नीनो की वजह से मानसून में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं उसको मिनी वार्म पुल ठीक कर रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है। क्या? अल नीनो की वजह से होता है, देखिए भारतीय मानसून जो है कमजोर हो जाता है, भारत में बारिश कम होती है, तो अल नीनो की वजह से भारत के मानसून में जो व्यवधान आता है उसको ठीक करने में मिनी वार्म पुल भूमिका निभा रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला और ये मिनी वार्म पुल के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नाम से ही बहुत सारी टर्म्स आप पकड़ सकते हैं, नाम थोड़ा पकड़िए, पकड़ जाएंगे चीजों को, है ना। ओके, तो आज का हमने सारा डिस्कस किया। उम्मीद है ये सेशन आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए काफी लाभदायक होगा और ऐसे ही अन्य सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट।